दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार प्रयास केएसजी में। क्या मेरी आवाज आप तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? कृपया यदि मेरी आवाज आप तक स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है तो मेरा प्यार भरा नमस्कार आप स्वीकार करें। दोस्तों, कृपया कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में हमारे बीच के निर्बाध संवाद की पुष्टि करें कि हमारे बीच एक निर्बाध संवाद है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। इस बात की पुष्टि करें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम आगे चलें। कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में हमारे गुड इवनिंग नम्रता। नम्रता, प्लीज टेल whether my voice is clearly audible to all of you, whether my voice is clearly audible, whether there are no communication hurdle between us. Okay, finally I have got the confirmation from Namrata. So let's start my dear friends, let's cut to chase. चलिए सीधे काम पर लगते हैं। दोस्तों, बैगा ट्राइब्स के बारे में हमने कल ढेर सारी बातें की थी और आखिरी में रिवाइज भी किया था। हमारी स्लाइड कुछ यहां पर रुक गई थी, यानी हमने बैगाओं के में जो अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, अलग अलग प्रकार के जो विवाह प्रचलित हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम एक एक करके सारे विवाहों के बारे में जानने की कोशिश करें। दोस्तों, बैगाओं में सबसे महत्वपूर्ण विवाह जो है वो है उधारिया। आप सबकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उधारिया विवाह। यहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ है उधारिया और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है उधारिया। दोस्तों, उधारिया विवाह एक प्रकार का पुनर्विवाह है, राइट? एक प्रकार का पुनर्विवाह है जब एक शादीशुदा लड़की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब एक शादीशुदा लड़की पुनर्विवाह की इच्छुक होती है तो महिला पुनर्विवाह, एक ध्यान रखिएगा सर, क्लास और प्रिंटेड नोट्स के अलावा कोई और चीज रेफर करना है? साकेत, क्लास के थ्रू जो आप लोग रनिंग नोट्स ले सकते हैं वो रनिंग नोट्स ले लीजिए। इसके साथ साथ रनिंग नोट्स मेरे हिसाब से हमने काफी ज्यादा शोध करके बनाया है और काफी अपना जो एक जुडिशियस माइंड है वो अप्लाई किया है। तो आई होप रनिंग नोट्स विल बी सफिशिएंट। प्लस एट द सेम टाइम प्रयास केएसजी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेगा और मुझे नहीं लगता कि प्रयास केएसजी का जो मटेरियल है ट्राइब्स का, जो हमने सबसे पहले मार्केट में निकाला था, उससे बेटर मटेरियल मार्केट में है, राइट? तो आप प्रेफर कर सकते हैं डायरेक्टली प्रयास केएसजी को। और दूसरी कोई बुक जो मार्केट में आई हैं, कुछ किताबें तो ऐसी आई हैं कि जिनका मैं क्या ही बताऊं, उनको पढ़ने लग जाओगे तो ट्राइब्स ही खत्म नहीं होगा। मतलब अगले 6 महीने आप सिर्फ ट्राइब्स पढ़ेंगे। यदि ऐसी पुस्तकों से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों, ऐसी पुस्तकें आप सिर्फ उसी को, दुश्मन को ही रेफर करें। यदि आप चाहते हैं किसी व्यक्ति का कि उसका चयन जिंदगी में ना हो, ओके, उसका चयन जो है वो जिंदगी में ना हो, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे अपने दुश्मनों को आप एक विशेष प्रकार की किताब रेफर कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है। 150-200 पेज की ट्राइब्स आई है, तो आराम से आपका दुश्मन उसे लगाता रहेगा। और बिल्कुल मेरा नाम लेकर बताएं कि स्वतंत्र सर ने बोला है, प्रयास केएसजी के एजुकेटर हैं, कि इस किताब से पढ़ो, इस किताब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं, बड़ी एग्जाम ओरिएंटेड किताब है। तो ऐसे अपने दुश्मनों को, मेरे प्यारे बच्चों, आप वो किताब जरूर रेफर करें। बाकी आप लोगों के लिए मैं अगर बात करूं तो आप लोगों के लिए नोट सफिशिएंट होगा, प्रिंटेड नोट्स, और हम जो यहां पर डिपिक्शंस दे रहे हैं, अब ये तो ऑनलाइन चैनल पर है, यूट्यूब पर है, आप एग्जाम से पहले इसे कई बार 2x 3x में करके देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बट हाँ, एक मेरा तरफ से आप सबको एक सलाह समझ लीजिए, अनुशंसा समझ लीजिए, बट ये है कि आप एटलीस्ट कोशिश करें कि 4-5 कोचिंग के टेस्ट लगा करके जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोचिंग अलग अलग कोचिंग्स जो हैं वो टेस्ट सीरीज तो कंडक्ट करती हैं। हमारी कोचिंग भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती है, तो हमारा पेपर भी लगाएं। लेकिन इसके अलावा आपको जहां जहां से पेपर्स मिल सकते हैं, यूनिट 10 के, उन पेपर्स को जरूर लगाएं। और जब 4-5 पेपर्स आप लगा लेंगे तो 500 के करीब क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और 500 क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप हाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये चीज कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उधारिया विवाह की। दोस्तों, उधारिया विवाह एक बड़ा ही अलग प्रकार का विवाह है। दोस्तों, उधारिया विवाह में एक प्रकार का विमेन रीमैरिज होता है। मैं
मैं विडो रीमैरिज नहीं कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, विमेन रीमैरिज होता है। यानी ऐसी कोई महिला जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो ऑलरेडी एक मैरिटल रिलेशनशिप में है, यदि वो चाहे तो एक पुनर्विवाह कर सकती है। अपने मनपसंद के किसी व्यक्ति को, जिसके साथ वह शादी में रहने के बाद प्रेम में फंस गई और विवाह करना चाहती है, उससे वह विवाह कर सकती है उधारिया विवाह के माध्यम से। यह उधारिया विवाह का एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। यदि वो महिला उसे अंडरगो कर ले तो वो अपनी पिछली शादी को उससे डिसएसोसिएट होकर, अपनी पिछली शादी को तोड़कर या उसके साथ संबंध विच्छेद करके, विवाह विच्छेद करके एक नए प्रकार का विवाह कर सकती है। आइए देखिए दोस्तों, अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट को अगर आप देखने की कोशिश करें, हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे फैमिली लॉज जो हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह हैं, इसमें विवाह विच्छेद करना काफी टीडियस प्रोसेस है, काफी ज्यादा टीडियस प्रोसेस है। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो मतलब पता नहीं किस किस प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो डाइवोर्स इज नॉट इजी अकॉर्डिंग टू हिंदू laws, according to Hindu Marriage Act or any other Hindu laws. Divorce is not an easy task. But देखिए यहां पे कितने आराम से डाइवोर्स हो रहा है, आप देख सकते हैं। उधारिया विवाह में लड़की जो भी नया वर चुनती है, जो जिस नए लड़के से विवाह करना चाहती है, उसके पास जाए, वो नया लड़का सिर्फ उसे गर्म पानी से एक बार नहला देगा, सिर्फ एक गर्म पानी से एक बार नहला देगा, गर्म पानी उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी उसके ऊपर गिरा देगा, तो यह माना जाएगा कि वह महिला दोबारा पवित्र हो चुकी है। और यहां मैं बोल रहा हूं पवित्र होने का मतलब यह है कि हर वर्जिनिटी हैज बीन रीस्टोर्ड। ओके, हर वर्जिनिटी हैज बीन रीस्टोर्ड, ऐसा कह सकते हैं। एक गर्म पानी अगर उसके ऊपर गिरा दिया जाए तो ऐसा मान लिया जाएगा प्रथानुसार कि वह लड़की एक बार फिर से पवित्र हो चुकी है, और पवित्र होने के पश्चात वो एक नए संबंध में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, बिल्कुल रेडी है, रेडी है। तो ऐसे ही विवाह को उधारिया विवाह कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सबसे पहले पंचायत बुलाई जाती है। ओके, हेड ऑफ द पंचायत जो है, हेड ऑफ द पंचायत बेगांव के जो कि मुकद्दम साहब हैं, वो आते हैं और मुकद्दम यानी हेड ऑफ द पंचायत की देख रेख में पुराने विवाह को स्प्लिट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और एक नए विवाह में एंटर किया जाता है। लेकिन यह सब किया जाता है कंपनसेटरी अलावेंस देकर। यानी लड़की का जो नया पति है, वो लड़की के पुराने पति को एक दावा देगा। दावा इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कंपनसेशन। दावा इज अ टाइप ऑफ कंपनसेशन अलावेंस। दावा इज अ टाइप ऑफ कंपनसेशन अलावेंस, राइट। ट्राइबल कस्टमरी लॉज और बैगास के जो कस्टमरी लॉज हैं, उसके मुताबिक दावा जो है वो फिक्स रहता है। वो दावा देने के पश्चात ही, वो जो नया हस्बैंड है, वो दावा देने के पश्चात ही पुराने विवाह को विच्छेद यानी स्प्लिट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो और ये दावा जो दिया जाएगा वो हेड ऑफ द पंचायत की देख रेख में दिया जाएगा। हेड ऑफ द पंचायत की देख रेख में दिया जाएगा। और ये दावा देने के पश्चात, जब दावा यानी ये कंपनसेटरी अलावेंस करीब 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक रुपए तक का दावा हो जाता है। इस दावा देने के पश्चात एक भोज आयोजित किया जाएगा, जिसमें लड़की का पुराना पति और लड़की का जो नया पति है, ये दोनों आएंगे और लड़की दोनों पतियों को, मतलब एक्स पति को और नए पति को एक साथ खाना खिलाएगी। और उसके बाद एक खपड़ा मतलब आप जानते हैं गांव में जो शेड के लिए खपड़े रखे जाते हैं, खपड़े के ऊपर अक्षत और हल्दी रख करके एक जगह ले जाएगी और उस खपड़े को तोड़ देगी। और जैसे ही खपड़े को तोड़ दिया जाएगा, वो ये मान लिया जाएगा कि पुराना विवाह जो है वो टूट गया है और अब लड़की सज्ज हो गई है एक नए संबंध में एंटर करने के लिए। दोस्तों इस प्रकार उधारिया विवाह जो है वो संपन्न होता है। एक बार फिर से प्रोसेस याद करिए, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। उधारिया विवाह इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन who is already married can re-enter into a new relationship, can remarry with a new guy, okay, after following established procedure. What is the procedure? If a hot water is poured on a woman who is already married and wants to enter into a new relationship, if a hot water is poured, then if a hot water is poured and the woman takes bath in this hot water, then it will be justified that this woman and its woman's sacredness has been restored. Its women's sacredness has been restored, and now the woman is now once again ready to enter into a new relationship. But this is the first process. Then after the head of the panchayat is called, then after the head of the panchayat is called, and this head of the panchayat actually gives a dawa. The head of the panchayat, under the arbitration of head of the panchayat, a dawa or a compensatory allowance is given by the new husband.
A dawa, which is a compensatory allowances, is given by the new husband to the old husband under the supervision, under the arbitration of head of the panchayat. Once dawa is given, a community feast is organized, and under this community feast, both the ex-husband and the new husband actually takes food together, dine together, and a khapda is broken. I don't know what is the meaning of English meaning of khapda, and a khapda is broken thereafter after the dinner. Once the khapda is broken, then it means that the old relationship now has been broken and the girl is completely ready to enter into the new relationship. तो पुराना जो हस्बैंड है वो गाना गाते हुए चला जाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और नया जो है हस्बैंड वो लड़की लेकर चला जाएगा अपने जीवन को गाते हुए, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार में फिर क्यों डरता है दिल। तो ये दो अलग अलग लोग दो अलग अलग प्रकार के गाना गाते हुए दो अलग अलग प्रकार के गाना गाते हुए जाके चले जाएंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी जी मुझे पीछे से दिखा रहे हैं, खपड़े को इंग्लिश में रैग कहते हैं, RAG। अच्छा हुआ खपड़े आपने बता दिया, बच्चों को पता चल गया, लेकिन मैं रैग बोल देता तो इनको पता नहीं चलता रैग क्या होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो उधारिया विवाह दोस्तों ये मैकेनिज्म है। ठुकरा के मेरा प्यार, एक व्यक्ति जाएगा आखिरी में क्लाइमेक्स में गाना गाते हुए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और दूसरा प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार में फिर क्यों डरता है दिल। यह है उधारिया विवाह। इतने सिंपल मैकेनिज्म से आप विवाह विच्छेद यानी मैरिज अपनी खत्म कर सकते हैं, मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतनी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। मैंने आपको हमेशा कहा है काफी ज्यादा फेमिनिस्ट ओरिएंटेड कल्चर हमारे ट्राइब्स में आपको देखने को मिलता है। नारीवाद और नारीवाद का जो एक पूरी की पूरी अवधारणा है वो हमारे ट्राइबल कल्चर में आपको भर भर के दिखाई देगी, और शायद यही कारण है कि हमारे यहां के ट्राइबल्स का जो सेक्स रेशियो है वो 984 के आसपास है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की फ्रीडम, किस प्रकार का डिस्क्रिशन जो है वो महिलाओं के पास है कि वो मैरिज में रह करके अपनी मैरिज एक्स मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हैं इतनी आसानी से, एंड दे कैन री एंटर इनटू अ न्यू मैरिटल रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों, ओहो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है तो दोस्तों ये है हमारा, ये आगे चला गया लगता है, वो फॉर्मेट कहां चला गया? चलिए ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों उधारिया विवाह। आप इसको देख सकते हैं, इसमें दवा नहीं है, दावा है ये। ओके, यहां थोड़ा सा दवा लिखा हुआ है, इसे दावा कहते हैं। ओके, इसे दोस्तों दावा कहते हैं। आप यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप उसको आगे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए उसी फॉर्मेट में, लगता है वो लाइट। ओके, नाउ आई हैव गॉट माय फॉर्मेट। तो दोस्तों हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ये उधारिया विवाह हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा विवाह है चोर विवाह, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। क्या हो रहा है ये? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट विवाह है हमारा चोर विवाह। आप देख सकते हैं चोर विवाह है। चोर विवाह जो है वो मैरिज बाय एब्डक्शन है, यानी इलोपमेंट। ओके, मैरिज बाय एब्डक्शन है यानी अपहरण के द्वारा विवाह, इसे कहते हैं चोर विवाह। आप देख सकते हैं। इसके अलावा उठावा विवाह है। उठावा विवाह में दोस्तों जो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर है, यानी शादी का जो पूरा खर्च है, यह वर पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है। उसके बाद पैठुल विवाह दोस्तों है, यह एक प्रकार का हठ विवाह है। पैठुल विवाह जो है दोस्तों एक प्रकार का हठ विवाह है, यानी जो कन्या जिस वर से शादी करना चाहती है वो जबरदस्ती किसी वर के घर में, किसी लड़के घर में इंक्रोच कर सकती है। इंक्रोच करने के बाद वो ये क्लेम कर सकती है मुझे तुमसे शादी करनी है। और अगर लड़का भी रेडी हो गया, लड़की की बात से परसुएड हो गया, राइट, लड़की के जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करने के बाद, तो फिर
लड़का और लड़की मिल करके, लड़के की जो फैमिली है वो मिल करके पूरे गांव में इस चीज का कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन कर देंगे कि आपकी लड़की हमारे यहां आकर पैठुल हो गई है, आपकी लड़की हमारे यहां आकर पैठुल हो गई है। तो एक प्रकार का पैठुल विवाह है, जहां लड़की पूरी हठधर्मिता के साथ, पूरे हठ पूर्वक यानी पूरी स्टबर्ननेस के साथ जो है लड़के के घर में एंटर करती है, इलीगली इंक्रोच करती है। और वह इफ द लड़का इज ऑल्सो रेडी, ओके, इफ द लड़का इज ऑल्सो रेडी, देन the whole family of the groom, whole family of the boy has to declare that this girl has become pathul in our family, and the whole family of boy now have to declare to the whole village that आपकी लड़की हमारे यहां आकर क्या हो गई है, पैठुल हो गई है। Once again the example of feminism, आप देख सकते हैं लड़की के पास इस प्रकार का हठ करने की शक्ति है कि वो किसी के घर में जाकर जबरदस्ती किसी लड़के से विवाह कर सकती है। दोस्तों ये पैठुल विवाह है, ध्यान रखिएगा, ये पैठुल विवाह है। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, उठारिया विवाह या इसे उधारिया विवाह कहते हैं। उधारिया विवाह बैगाओं की वह परंपरा है जहां एक विवाहित महिला एक दूसरी शादी कर सकती है। इसको लेकर एक प्रोसेस भी बताई गई है जिसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चोर विवाह नाम से ही क्लियर है, अपहरण विवाह है। ऐसा लगभग दूसरी ट्राइब्स में भी हमने देखा था। पिसौतुर विवाह भीलों में हमने देखा था कि अपहरण के साथ जो मैरिज की जाती है उसे कहते हैं पिसौतुर विवाह, यहां पर उसे कहते हैं चोर विवाह। पैठुल विवाह जहां पूरी हठधर्मिता लड़की के द्वारा दिखाई जाती है, जो लड़के के घर में जाकर धरने पे बैठ जाती है कि शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे, और उस धरने के बाद जब लड़का इंप्रेस हो जाता है कि नहीं मुझे इस लड़की की बात मान लेनी चाहिए, तो लड़के के पिता को पूरे गांव में इस चीज का डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि आपकी लड़की हमारे यहां आकर पैठुल हो गई है। ओके, तो इसे कहते हैं पैठुल विवाह। ओके, इसे कहते हैं दोस्तों पैठुल विवाह। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के विवाह थे, 4 प्रकार के विवाह। आइए हम कुछ और कस्टम्स के बारे में देखते हैं। एक कस्टम जो इनमें पाया जाता है बैगाओं में वो है सामरा प्रथा। सामरा प्रथा दोस्तों एक ऐसी प्रथा है जहां पर गोल्ड और सिल्वर को, ध्यान रखिएगा जरा बोर्ड पर ध्यान से आप सब देखिए, गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया जाता है कर्ड के साथ। किसके साथ? गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया जाता है कर्ड के साथ। सोने या चांदी को आप देख सकते हैं, सोने या चांदी को दही में मिलाकर उसे मरने वाले के मुख पर रखा जाता है, मरने वाले के मुख पर रखा जाता है आत्मा की शांति के लिए। इसे कहते हैं सामरा प्रथा। आप देख सकते हैं सामरा में मरा लिखा हुआ है, तो ये मरने से रिलेटेड प्रथा है, ऐसे आप सब याद कर सकते हैं। सामरा प्रथा में आप देख सकते हैं सोना और चांदी के सिक्के जो हैं वो दही में मिलाकर के सामने वाले यानी एक व्यक्ति जो अपनी लगभग आखिरी सांसें गिन रहा है उसके मुख पर रख दिया जाता है। इसे कहते हैं सामरा प्रथा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नहवाल प्रथा। नहवाल प्रथा दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में ढोल बजाने का कार्यक्रम जो होता है उसे नहवाल प्रथा कहते हैं। यहां इसका मतलब मैंडेटरी प्लेइंग ऑफ ड्रम्स इन द लास्ट राइट्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। ओके, इसे कहते हैं नहवाल प्रथा। दोस्तों ये प्रथाएं दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको याद रखनी चाहिए। सामरा प्रथा और नहवाल प्रथा का संबंध जो है वो किससे है? बैगाओं से है। अब आप देख सकते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है इनके ठाकुर देव। आपको ठाकुर देव के बारे में पता चलाएगा कि ठाकुर देव गोंडों के भी बड़े इंपॉर्टेंट गॉड थे। इसके बाद दोस्तों बूढ़ा देव इनके इंपॉर्टेंट गॉड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोंडों में हमने जो देखा था सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे बढ़ा देव। इज दैट क्लियर? वो थे क्या? बढ़ा देव। गोंडों के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जो थे दोस्तों वो थे बढ़ा देव। बढ़ा देव को मैंने आपको कल बताया था, बढ़ा देव के बारे में मैंने आपको कल बताया था दोस्तों। बढ़ा देव जो हैं वो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर के या भोलेनाथ के जो हैं वो अवतार माने जाते हैं बढ़ा देव। तो बढ़ा देव जो है दोस्तों या बड़ा देव, इन्हें कई किताबों में बड़ा देव भी कहा गया है। बढ़ा देव या बड़ा देव, अलग अलग किताबें अलग अलग नाम लिखती हैं, तो ध्यान रखिएगा बड़ा देव भी पढ़ने को मिलेगा और बढ़ा देव भी पढ़ने को मिलेगा। जरा एक बार फिर से कान खोलकर सुन लीजिए, बड़ा देव भी सुनने को मिलेगा और बढ़ा देव भी सुनने को मिलेगा। ये सबसे बड़े गॉड हैं गोंडों के, और इन्हीं बड़ा देव को या बढ़ा देव को महादेव का अवतार माना गया है। दोस्तों बैगाओं में बूढ़ा देव है। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा, बैगाओं में कौन है? बूढ़ा देव हैं, ठाकुर देव हैं। खैर माई आप देख सकते हैं वंस अगेन गोंडों में भी थी और यहां पर भी है। दूल्हा देव गोंडों में भी थे और यहां पर भी हैं। और उसके बाद दोस्तों एक अलग से जो है वो है बंजारन माई। ओके, बंजारन माई जो है दोस्तों ये गॉड ऑफ फॉरेस्ट है, गॉड ऑफ फॉरेस्ट है। बस ये आपको एक एक्स्ट्रा गॉड देखने को मिल रहा है। ओके, बंजारन माई ये आपको एक्स्ट्रा गॉड देखने को मिल रहा है। बाकी ज्यादातर गॉड्स जो हैं वो गोंडों से ही कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं।
कट कॉपी पेस्ट जो है वो किए गए हैं। और इसके पीछे रीजन ये है बिल्कुल साफ, मैंने आपको बताया कि गोंडों का जो ओरिजिन है, बैगाओं का जो ओरिजिन है वो गोंडों से ही हुआ है। तो धार्मिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में अनेक समानताएं, सिमिलैरिटीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारी की सारी बातें हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कोल ट्राइब्स पर। अब आते हैं हम सब कोल ट्राइब्स पर। कोल ट्राइब्स पर आते हैं। कोल ट्राइब्स कैसी ट्राइब्स हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कोल ट्राइब्स को। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोल ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला कोल ट्राइब्स के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए होगी वो ये कि कोल ट्राइब्स मध्य प्रदेश के किस इलाके में रहते हैं। आप सबको पता है कोल ट्राइब्स के बारे में हमने कुछ प्राथमिक तथ्य अपने ओपनिंग लेक्चर्स में देखे थे। जैसे कोल ट्राइब्स जो है वो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में रहती है। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट, इसके बारे में हमने देखा। रीवा, सीधी, सतना वाला जो इलाका है उसे ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, वहां पर कोल ट्राइब्स रहती हैं। इसके अलावा कोल ट्राइब्स के बारे में दोस्तों हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुइज्म, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुइज्म फॉलो करने वाली, यानी करीब करीब 100% हिंदुइज्म फॉलो करने वाली जनजाति है। तो ऐसे में यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो करती है। आंसर है कोल ट्राइब। दोस्तों इसके पीछे मैंने आपको कारण भी स्पष्ट किए थे कि भगवान राम जो है, भगवान राम ने अपने 13 वर्षों के वनवास पीरियड का एक लंबा कार्यकाल दोस्तों चित्रकूट में बिताया है। चित्रकूट जो है वो सतना जिले में ही एक स्थान है, एक धार्मिक नगरी है, वहां पर बिताया है भगवान राम ने। करीब करीब 6 से 7 साल का समय जो है, लंबा समय चित्रकूट में बिताया है। इस चीज को लेकर मतांतर है कई विद्वानों में, कई धर्मगुरुओं में कि चित्रकूट में भगवान राम ने कितना समय बिताया है। बट इतना श्योरिटी है कि अपने वनवास का आधा समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया है। अगर आधे से ज्यादा भी होगा तो इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, चूंकि भगवान राम ने काफी लंबा समय चित्रकूट में बिताया है और चित्रकूट जो है आपको पता है सतना जिले में आती है और ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में आती है। तो ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में भगवान राम भी उस वक्त वनवासी हुआ करते थे। तो ऐसे में कोलों के साथ उनका भारी भरकम इंटरैक्शन हुआ करता था। कोल उनके डेफिनेटली सहयोगी रहे होंगे, एसोसिएट्स रहे होंगे, उनके साथ काम करने वाले असिस्टेंट्स रहे होंगे। ओके, तो कोलों ने उन भगवान राम के वनवास के दौरान काफी ज्यादा सेवा भगवान राम की थी। और इसीलिए कोल जो है वो भगवान राम को एक विशेष दर्जा देते हैं और कोल जनजाति में भगवान राम विशेष रूप से पूजनीय है। दोस्तों आपने शबरी का नाम तो सुना होगा। वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। यह शबरी भी दोस्तों कोल जनजाति से आती थी और कोल शबरी को अपना एंसेस्टर मानते हैं, अपना वंशज मानते हैं। पिछले साल 24 फरवरी 2023 को सतना में कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इसी दिन शबरी जयंती भी मनाई गई थी। तो 24 फरवरी आप सबके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जिस दिन शबरी जयंती मनाई गई थी, सतना जिले में मनाई गई थी और इसी दिन दोस्तों कोल महाकुंभ का आयोजन भी किया गया था। स्वयं भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस कोल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो कोल दोस्तों, कोलों का हिंदुइज्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ एक बड़ा आत्मीय संबंध है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा हिंदुइज्म फॉलो करने वाली जनजातीय समूह जो है वो कोल है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कुछ और चीजों पर जो कोलों के बारे में तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आपको तो पता ही है, प्रथम नंबर पर भील, दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर दोस्तों कोल है। कोल वह जनजाति है जो रामायण और महाभारत दोनों में अपना मेंशन पाती है। कोल मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जो रामायण और महाभारत
दोनों में मंशित है, दोनों में उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। इसके बाद दोस्तों कोलों के अगर ओरिजिन के बारे में बात करें तो कोलों का जो ओरिजिन है वो मुंडा ट्राइब से हुआ है। ये मुंडा ट्राइब्स आपको पता है, मुंडा विद्रोह आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा होगा। कोल जनजाति जो है दोस्तों वो अपना ओरिजिन जो है वो मुंडा ट्राइब से मानती है और इनका जो ओरिजिन है वो छोटा नागपुर के एरिया में हुआ। माना जाता है कि मुंडा ट्राइब्स की एक शाखा ही कोल ट्राइब है। इज दैट क्लियर? अगली बात करें तो कोल जो है दोस्तों कोलेरियन रेस से बिलोंग करती है। एक बार रेस को रिकॉल करें, भील याद करिए दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से आते थे। ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस चीज को लेकर एक है कि भील जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से आते हैं, लेकिन इसमें कुछ विवाद भी है, कुछ लोग इसे द्रविडियन रेस का कहते हैं। उसके बाद दोस्तों गोंडों के बारे में बात करें तो वो द्रविड़ रेस से या द्रविडियन रेस से आते थे। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि बैगा जो है वो भी द्रविडियन रेस से आते थे। कोलों का दोस्तों रेस जो है वो क्या है? कोलेरियन है और ये अपना ओरिजिन जो है वो मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर से पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया, दे आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, अधिकतर हिंदू धर्म से प्रभावित है। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल रीजन, तो ज्योग्राफिकल रीजन भी क्लियर है आप सबको, इसके बारे में भी चर्चा खूब सारा हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि कोल जनजाति किस किस जिले में पाई जाती है तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल यानी मध्य प्रदेश का बघेल खंड वाला इलाका। दोस्तों इसके बाद अगर हम सब ट्राइब्स के बारे में बात करें तो कोलों की दो मुख्य सब ट्राइब्स हैं, रतिया और रौतेले। ओके, ध्यान रखिएगा, रौतिया और रौतेले, रौतिया और रौतेले दो हैं, ये इनकी सब ट्राइब्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सब ट्राइब्स या कुछ और सब क्लासेस का हम लोग किताबों में पढ़ने को मिलता है, जैसे विनी, राय, विरिया, कोग, मदाना और दशोरा। ये कुछ ऐसे सब क्लासिफाइड ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कोलों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः दोस्तों ये आपको याद रखना है, रौतिया और रौतेले ये इनके दो मुख्य सब ट्राइब्स हैं। ये पढ़ लीजिएगा बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इज दैट क्लियर? अच्छा दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलों के घर को जहां कोल रहते हैं उसे कोलिन टोला या कोल्हान कहा जाता है। ओके, कोलिन टोला या कोल्हान कहा जाता है। आइए देखते हैं अगली बात दोस्तों। बात करें, अगर हम बात करें सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन की बात करें तो कोलों का जो हेड होता है, कोलों की ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है, कोलों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ये कई बार अलग अलग एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जामिनेशंस में आ चुका है, कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोलों का जो हेड होता है उसे मुकद्दम, हेड ऑफ द पंचायत, याद रखिएगा, कोलों के हेड ऑफ द पंचायत यानी पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है और ग्राम के प्रधान को यानी हेड ऑफ द विलेज को कहा जाता है चौधरी। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ओके, चौधरी भी कहा जाता है, कुछ लोग महतो भी कहते हैं और कुछ लोग इसे गोतिया भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद दोस्तों बरुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कोल सोसाइटी में। ये एक्चुअली में रिलीजियस लीडर ऑफ कोल होता है दोस्तों, रिलीजियस लीडर, कोलों का धार्मिक नेता, कोलों का रिलीजियस सुप्रीम जो है उसे बरुआ कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसे बरुआ कहते हैं दोस्तों। बरुआ जो है ही इज अ मैन ऑफ विजडम, ये काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, लोग इसकी काफी इज्जत करते हैं और इससे कई मसलों में सलाह लेने के लिए जाते हैं, कई मसलों में सलाह लेने के लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, कोलों की पंचायत को हम गोहिया कहते हैं, कोलों के पंचायत के हेड को मुकद्दम कहते हैं, हेड ऑफ द विलेज को चौधरी कहते हैं, चौधरी, इसके अलावा महतो और गोतिया वर्ड भी जो है वो हेड ऑफ द विलेज के लिए यूज होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, बरुआ। कोलों के रिलीजियस हेड को हम बरुआ कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भुई नाहर। भुई नाहर भी एक व्यक्ति है, भुई नाहर, ये दूसरा सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर है कोलों का। दोस्तों आपको बता दूं, मैं अभी मैंने बताया बरुआ जो है ये सबसे बड़ा फर्स्ट रिलीजियस व्यक्ति है, यानी सबसे रिलीजियसली सुप्रीम व्यक्ति है, रिलीजियसली सुप्रीम व्यक्ति है और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे भुई नाहर कहते हैं। ओके, भुई नाहर कहते हैं और यह व्यक्ति पंडित का फंक्शन जो है वो शादी में करता है दोस्तों। जो अब ये देखिए, यह व्यक्ति जो आप देख रहे हैं बरुआ, यद्यपि यह व्यक्ति धार्मिक नेता है या धार्मिक मसलों में से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ही इज अ सुप्रीम रिलीजियस लीडर ऑफ कोल्स, बट ही
इज नॉट अ पर्सन हु डस पंडिताई, ये पंडिताई का कार्य जो है वो नहीं करता, मैरिज वगैरह कंडक्ट कराने का काम नहीं करता। और दूसरे नंबर का जो रिलीजियस लीडर है जिसे आप भुई नाहर कहते हैं, एक्चुअली में शादियां कराने का काम कोलों में भुई नाहर के, शादियां कराने का काम जो है वो भुई नाहर के पास होता है। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तंत्र मंत्र विशेषज्ञ होता है, तंत्र मंत्र झाड़ फूक में निपुण होता है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, एक और व्यक्ति है दोस्तों न्यूतहा, ध्यान रखिएगा न्यूतहा। ये चूंकि बघेली वर्ड्स हैं और हम बघेलखंड से बिलोंग करते हैं तो मुझे बहुत आसानी से रिलेट हो जाता है। न्यूतहा कोलों में वह व्यक्ति होता है जो इनविटेशन देने के लिए पूरे गांव में जाता है। इज दैट क्लियर? न्यूतहा दोस्तों वह व्यक्ति होता है जो इन्विटेशन देने के लिए पूरे गांव में जाता है, उसे न्यूतहा कहते हैं। ये पूरी तरीके से एक बघेली वर्ड है। अच्छा, कोल जो है वो ज्यादातर बघेली भाषा का प्रयोग करते हैं, बघेली या बघेलखंडी का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? इनका जो फेवरेट पेय पदार्थ है उसे मदाइन कहते हैं। ओके, मदाइन। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो फेवरेट पेय पदार्थ है उसे मदाइन कहते हैं। भीलों में हमने देखा था दोस्तों, भीलों में उसे ताड़ी कहते थे। उसके बाद हमने देखा गोंडों में उसे पेज कहते थे, और पेज जो है ना केवल गोंडों में कहते थे बल्कि बैगाओं में भी उसे पेज ही कहते थे। और अब कोल देखें तो कोलों में इसे मदाइन कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोलों में दोस्तों इसे मदाइन कहते हैं। तो जरा पेय पदार्थ कौन कौन से हैं इसको लेकर एक अलग से बॉक्स बना लीजिएगा, राइट? एक अलग से बॉक्स बना लीजिएगा कि भीलों का सबसे फेवरेट पेय पदार्थ क्या कहलाता है? ताड़ी। गोंडों का जो पेय पदार्थ है सबसे फेवरेट वो क्या कहलाता है? पेज। बैगाओं का जो सबसे फेवरेट पेय पदार्थ है वो भी पेज कहलाता है, और कोलों में इसे मदाइन कहते हैं। इज दैट क्लियर? मदाइन। मदाइन आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैड। ओके, मतलब ये जो ड्रिंक है इसे पीकर लोग मैड हो जाते हैं, ऐसा मदाइन कर लीजिए वैसे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड दोस्तों एक बड़े इंपॉर्टेंट कस्टम के बारे में बता रहा है, इसे कहते हैं कोल कढ़ाई भाजी। ओके, कोल कढ़ाई भाजी। आप नाम से दिख रहा है, कोल तो यहां पर जनजातीय समूह का नाम हो गया, कढ़ाई भाजी यानी कढ़ाई में भाजी यानी सब्जी बनेगी। एक्चुअली में एक विशेष प्रकार का पनिशमेंट है, एक विशेष प्रकार का पनिशमेंट है जो गोहिया पंचायत के द्वारा दिया जाता है। अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, और गोहिया पंचायत का काम होता है कोलों के कस्टमरी लॉस को एडजुडिकेट करना, कोलों के कस्टमरी लॉस को राइट, उनको एनफोर्सिबल बनाना। ओके, उन्हें प्रवर्तनीय बनाना, कोलों के कस्टमरी लॉस के हिसाब से कोलों की सोसाइटी को रन करना, एडमिनिस्टर करना। तो दोस्तों कोलों के कस्टमरी लॉस के कस्टोडियन जो हैं, कोलों के कस्टमरी लॉस के जो कस्टोडियंस हैं वो उनकी पंचायत होती है, और उनकी पंचायत को गोहिया कहते हैं। ये गोहिया पंचायत एक विशेष प्रकार का एडजुडिकेशन या एक विशेष प्रकार का पनिशमेंट देती है जो बहुत फेमस है, उसे कोल कढ़ाई भाजी कहते हैं। कोल कढ़ाई भाजी एक प्रकार का सामुदायिक भोज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सामुदायिक भोज होता है। जो भी व्यक्ति कन्विक्ट होता है किसी भी XYZ मसले में, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, और वो सजा भी बड़ी शानदार होती है कि वो पूरे गांव को, पूरे समुदाय को, पूरे कोल ट्राइब्स के लिए एक सामुदायिक भोज ऑर्गेनाइज करेगा, एक कम्युनिटी फीस्ट ऑर्गेनाइज करेगा। ये कम्युनिटी फीस्ट में कढ़ाई में भाजी पकेगी, इसलिए कोल कढ़ाई भाजी कहा जाता है। तो कोल कढ़ाई भाजी दोस्तों क्या है? एक पनिशमेंट है जो गोहिया पंचायत देती है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल या सिविल एक्टिविटी की होगी, तो उसे अब यह पंचायत दंड स्वरूप ये दंड दे रही है कि आप पूरे गांव के लिए एक सामुदायिक भोज जो है वो आयोजित करेंगे, जिसमें सभी लोग आकर के खाना खाएंगे। इज दैट क्लियर? इसे कोल कढ़ाई भाजी कहते हैं। इज दैट क्लियर? आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। इनके गॉड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। गॉड्स देखिए, अब आप चाहें तो इसको वंस अगेन सारे गॉड्स जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके गॉड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठाकुर देव एक गॉड है जो लगभग सारी ट्राइब्स से मिल रहे हैं, तो ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ग्राम देव जो है वो गॉड ऑफ विलेज है, नाम से ही दिख रहा है, तो इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़का देव, ध्यान रखिएगा, यहां पर भी बड़का देव आपको मिल जाएंगे। बड़ा देव जो है वो गोंडों के सबसे बड़ा देव भगवान शंकर के अवतार हैं, बड़ा देव, राइट, गोंडों में भी हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं इन्हें बड़का देव कहा जाता है। बघेली में बड़े को बड़का कहा जाता है, बड़का देव, और बड़का देव यानी देवों के देव, महादेव। तो आप देख सकते हैं भगवान शिव के ये अवतार माने जाते हैं, यहां पर भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दोस्तों ये एक गॉड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मुझे लगता है ये कोलों के एक स्पेशल गॉड दिख रहे हैं जो कहीं देखने को नहीं मिले, जिन्हें कहा जाता है घासी घमसान।
ओके, ये गॉड जो है थोड़े से स्पेशल मिले, बाकी सबके नाम तो हर जगह हम देख रहे हैं। घासी घमसान, इन्हें याद करिएगा, कोलों के जो पूर्वज होते हैं उन्हें घासी घमसान कहा जाता है। ये पूर्वज, एंसेस्टर्स ऑफ कोल है। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए यहां पर, ये हमको थोड़ा सा स्पेशल दिखा है। ओके, ये थोड़ा सा हमको क्या दिखा है, स्पेशल दिखा है। तो यहां पर आप सब स्टार मार्क कर लीजिए, घासी घमसान, इसे याद कर लीजिएगा, बाकी तो आपको याद ही है। इसके अलावा उसके बाद ध्यान सकते हैं सन्यासी देव है, यहां पर अहिर देव है, वनसती देव है और शारदा माई है। गॉड्स पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, आप चाहें तो जितने गॉड्स रटना हो रट लें, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स हाईलाइट करा रहा हूं, आप सिर्फ उन इंपॉर्टेंट गॉड्स को पढ़ लीजिए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि क्या क्वेश्चन आने वाला है? दोस्तों, मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, ये एक्सपीरियंस से आया है। 25-30 सालों से पढ़ा रहा हूं, तब जाकर ये अनुभव मैंने अटेन किया है। ध्यान रखिएगा, शक्ल देख के लगता नहीं है ना 25-30 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ा रहा हूं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, घासी घमसान, ये आप लोग गॉड याद रखिएगा यहां पर। तो ये बस आपको स्पेशल गॉड्स आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों डांसेस पर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोल दहका जो है कोलों का एक पारंपरिक नृत्य है। कोल दहका, आप देख सकते हैं, कोल दहका, दहका मैं दहका, गाना सुना होगा आमिर खान का आपने सुना होगा ना। अच्छा, वो बहका में बहका है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लीजिए, दहका मैं दहका। ओके, तो वो कोल दहका जो है वो कोलों का एक पारंपरिक नृत्य है, ऐसे याद आप सब कह सकते हैं, कोल दहका। ओके, नाम से दिख रहा है कोल दहका, कोलों का एक ट्रेडिशनल डांस है। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कोलों के डेवलपमेंट के लिए स्टेट लेवल कोल ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2011 में बनाई गई है। इज दैट क्लियर? तो ये रहे कोलों से संबंधित कुछ तथ्य दोस्तों, जो कोलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, कोलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम कोलों के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप 2-10 सेकंड का पॉज ले लीजिए और कोल का मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं। अब छोटी छोटी ट्राइब्स हैं, कंप्लीट हो जाएंगी, बस भील, गोंड और बैगा में टाइम लगना था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिवीजन की। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आप एक बार आंख बंद करके बैठ जाएं और मेरी आवाज को सुने। मैं दिख नहीं रहा हूं, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप मेरी आवाज का रिवीजन सुने। कोल दोस्तों मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है। तीसरी यानी भील और गोंड के बाद तीसरे स्थान पर जो है वो कोल ट्राइब आती है। करीब करीब 7.6% यानी 7.6% की इसकी ट्राइबल पॉपुलेशन है और इस प्रकार से इसे थर्ड मोस्ट पॉपुलस ट्राइबल ग्रुप बनाता है। दोस्तों, कोलों का मेंशन जो है वो रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में किस जनजातीय समूह के बारे में बताया गया है। तो रामायण और रामचरितमानस में तो कोल ट्राइब का मेंशन जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बताया था, भगवान राम ने अपने वनवासी जीवन का एक बहुत ज्यादा समय जो है वो सतना के जंगलों में चित्रकूट में बिताया था। चित्रकूट जो कि आज मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, वहां भगवान राम ने अपने वनवास का टेन्योर का वनवासी जीवन का एक लंबा चौड़ा समय बिताया था। जाहिर सी बात है, उसी जंगल में, उसी के आसपास कोल समुदाय भारी मात्रा में रहते होंगे, तो ऐसे में कोलों के साथ भगवान राम का एक बड़ा आत्मीय संबंध शुरू से था। इसी का उल्लेख रामायण और रामचरितमानस दोनों में किया गया है। भगवान राम के कोलों के साथ आत्मीय संबंध की गवाही शबरी का भगवान राम को जूठे बेर खिलाना और भगवान राम का शबरी के हाथों जूठे बेर खा लेना इस चीज का परिचायक है, इस चीज की पुष्टि करता है कि कोलों के साथ भगवान राम के एक आत्मीय संबंध थे। शबरी कोल जनजाति से आती थी और शबरी को कोल जो है अपना वंशज मानते हैं। शबरी से याद आया, 24 फरवरी 2023 को शबरी जयंती सतना में आयोजित की गई थी, जिसमें स्वयं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पधारे थे। इसी दिन कोल महापंचायत का
इसी दिन कोल महापंचायत को भी मनाया गया था, तो इसलिए यह डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोलों के ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोलों का ओरिजिन जो है वो मुंडा ट्राइब से निकल करके आया है। मुंडा ट्राइब आप सबको पता है, आप सबने मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ा है, आपने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा है, और विश्व जनजातीय दिवस के बारे में भी आप सब जानते हैं, जो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। तो मुंडा ट्राइब से ओरिजिन जो है वो कोल ट्राइब का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुंडाओं की ही एक शाखा, यानी मुंडा जनजाति की एक शाखा जो है वो हमारे बघेल खंड में निवास करने लग गई, जिसे हम कोल ट्राइब कहते हैं, कोल जनजाति कहते हैं। कोल जनजाति दोस्तों कोलेरियन रेस यानी कोलेरियन नस्ल से मानी गई है। कोलेरियन नस्ल से मानी गई है दोस्तों। नस्ल याद करना या रेस याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ट्राइब्स एक तरफ दे सकता है और वो किस रेस से बिलोंग करती है ये दूसरी तरफ दे सकता है। ऐसे में ये मैच द फॉलोइंग का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कोल और कोलेरियन नाम से साफ साफ दिख रहा है, आप इसे कोरियन समझने की बिल्कुल गलती ना करें, कोलेरियन याद रखें दोस्तों। अगला देखा जाए तो दे आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, यानी मध्य प्रदेश की वह जनजाति है, मध्य प्रदेश की वह जनजाति है जो सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो करती है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि ज्योग्राफिकल इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जनजातीय क्षेत्रों में है, यानी पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में है, ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में है। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल यानी मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड रीजन है वो कोल जनजाति वहां पर मुख्यतः पाई जाती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कोल जनजातियों की दो उप जनजातियां, रौतिया और रौतेले। ये दो मुख्य जनजातियां हैं, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा किताबों में आपको विनी, रायविरिया, कोगविरिया, मादना और दशोरा भी देखने को मिलेगा, लेकिन यह ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा उपयोगी अगर हम बात करें तो रौतिया और रौतेले याद रखिएगा। दोस्तों जनजातियों की उप जनजातियां आपको याद करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, एक तरफ जनजातियां भील, गोल बोल रहा हूं मैं, भील, गोंड, कोल, भारिया ये सब दे दे और दूसरी तरफ उनकी जनजातियों की सूची दे दे। ऐसे में राइट मैच द फॉलोइंग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता क्या है, 2019 के एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। दोस्तों कोलों के रहने वाले स्थान को कोल्हान कहते हैं। याद करिए, कू और फाल्या किस ट्राइब से संबंधित है, आप सब मुझे अभी बताएंगे। कू और फाल्या, तो कोलिन टोला या कोल्हान इसे कहा जाता है। कोल्हान दोस्तों पूरी तरीके से एक बघेलखंड का शब्द है, जो कोल्हान। अब आते हैं दोस्तों कोलों की सोसाइटी पर। आप सबकी स्क्रीन पर कोलों की सोसाइटी लिखी हुई है। कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। जरा ठहर कर 2 बार सांस लेकर आप सब इस फैक्ट को याद करिए, क्योंकि यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। और यह फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पंचायतों के कोई अलग से नाम हमने दूसरी ट्राइब्स में नहीं पढ़े हैं। भीलों की पंचायत को क्या कहते हैं, गोंडों की पंचायत को क्या कहते हैं, या आने वाली ट्राइब्स में हम जब देखेंगे वहां पर भी पंचायत का कोई विशिष्ट नाम जो है प्रचलित नहीं है। ऐसे में कोलों की पंचायत का एक विशिष्ट नाम प्रचलित है, अतः यह परीक्षा के लिए एक बड़ा परीक्षा उपयोगी तथ्य हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कोलों के सोशल ऑर्डर को, उनके सामाजिक संगठन को देखें तो दोस्तों मुकद्दम जो है वो हेड ऑफ द पंचायत माना जाता है। चौधरी जो है वो हेड ऑफ द विलेज माना जाता है। चौधरी कहीं कहीं पर इसे महतो और गोतिया भी कहते हैं। दोस्तों गोतिया और गोहिया में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। गोतिया जो है वो हेड ऑफ द विलेज कहीं कहीं का कहा जाता है, लेकिन गोहिया जो है दोस्तों वो कोलों की पंचायत को कहा जाता है। बरुआ आप याद करिए, बारुआ, ओके, बरुआ आप याद करिए, ये कोलों का धार्मिक नेता होता है। याद करिए धार्मिक नेता। आप बार में जाकर सबसे पहले धर्म कर्म की बातें करते हैं। जब आप बार में जाते हैं तो आप ये समझने लग जाते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं रखा, पूरी दुनिया में सिर्फ मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, और असली जीवन तो यही है। तो मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला, इस चीज के साथ आप याद रखें कि बरुआ यानी बार, ऐसे याद करिए, बार में जाते ही आपका धार्मिक स्तर है या धार्मिक चेतना है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। तो ऐसे में बरुआ आप याद करें, रिलीजियस लीडर ऑफ कोल। ओके, रिलीजन से ऐसे याद कर सकते हैं, बरुआ। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों बरुआ के बारे में दोस्तों हमने बात किया
ओके, बरुआ के बारे में दोस्तों हमने बात किया, बरुआ के बारे में। ये कोलों का सर्वोच्च नेता या सर्वोच्च रिलीजियस हेड होता है। उसके बाद दोस्तों भुई नाहर, जरूर आप सब याद रखिएगा, भुई नाहर दूसरा सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर होता है या दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है। दोस्तों बरुआ जो है, जो कि सबसे सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है, यह किसी प्रकार का वैवाहिक प्रतिष्ठान या मैरिज सेरेमनी, मैरिज कंडक्ट नहीं करता। यानी बरुआ पंडिताई का काम नहीं करता। पंडिताई का काम कोल समुदाय में भुई नाहर करती है, भुई नाहर करता है, राइट, भुई नाहर करता है और यह पंडित की भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों ये तंत्र मंत्र झाड़ फूंक, जिसे आप एक्सोसिज्म कहते हैं, ओके, इसमें बहुत ज्यादा पारंगत होता है। इसके बाद दोस्तों एक और व्यक्ति है न्योतहा। न्योतहा दोस्तों पूरी तरीके से एक बघेली शब्द है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट पीट कर, राइट, आमंत्रण भेजने का कार्य करता है। कोलों की सबसे फेवरेट ड्रिंक है दोस्तों मदाइन। मदाइन आप देख सकते हैं, मदाइन में मैड वर्ड लिखा हुआ है। मैड वर्ड जो है वो आप इससे याद कर सकते हैं, मदाइन। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने एक विशेष प्रकार के पनिशमेंट के बारे में पढ़ा, जिसे आप कोल कढ़ाई भाजी कहते हैं। कोल कढ़ाई भाजी एक प्रकार का पनिशमेंट है या एक प्रकार का दिया जाने वाला दंड है, जहां सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। सामुदायिक शुल्क नहीं, सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को पनिश किया गया है वो एक कम्युनिटी फीस्ट आयोजित करता है। यहां पर पीपीटी मेकर ने फीस्ट कर दिया है। जनरली मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी फीस्ट या सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है, यह आप सब याद रखिएगा, कोल कढ़ाई भाजी। इसके अलावा दोस्तों मैंने अलग अलग गॉड्स के बारे में बताया। ऑल्दो यद्यपि आपकी स्क्रीन पर अलग अलग प्रकार के गॉड्स का नाम मेंशन है, बट मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है घासी घमसान, जो कोलों के पूर्वज है। इसके अलावा आप बाकी सारे गॉड्स को देखेंगे दोस्तों, तो दूसरी ट्राइब्स में भी ये गॉड्स पाए जाते हैं। तो ऐसे में यह प्रश्न नहीं बन पाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गॉड है वो सिर्फ कोलों में पाया जाता है। तो सिर्फ एक स्पेशल गॉड जो घासी घमसान आप देख रहे हैं, जो कोलों के पूर्वज है, उनके बारे में आप जानकारी रख लीजिए। अब दोस्तों बात डांसेस ही करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोल दहका जो है वो कोलों का एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक नृत्य है। और आखिरी बात, आदिवासी विकास, कोल स्टेट आदिवासी विकास एजेंसी जो है वो 2011 में बनाई गई। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई होप इट्स क्लियर। मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं अपनी अगली ट्राइब के साथ, जो कि है सहारिया ट्राइब। मैं पानी पी लूं क्योंकि आप सबके लिए रिवीजन करा कर दोस्तों ये टॉपिक जो है बार बार रिवाइज करने का है। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना। इज दैट क्लियर? बार बार रिवाइज करना। तो आप जितना कोशिश कर सकते हैं इसको रिवाइज कीजिए, ठीक? आइए दोस्तों हम अब सहारिया ट्राइब के बारे में देखते हैं। सहारिया मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। आपको टॉप 7 जनजाति याद होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कोटा के शाहबाद जंगल से इनकी ओरिजिन मानी जाती है। ये पीवीटीजीज में शामिल है। पीवीटीजीज पर ढेर सारे फैक्ट्स हमने पहले कवर किए हैं, अब मैं उसे रिवाइज नहीं कराऊंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पीवीटीजीज में इंक्लूडेड है और कोटा के शाहबाद जंगल में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी ट्राइब है और ये भी दोस्तों कोलेरियन रेस से निकल करके आई है। दोस्तों ये जो 5वां फैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई या यंगर ब्रदर ऑफ भील्स का कहते हैं। यंगर ब्रदर ऑफ भील्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भीलों के छोटे भाई कहलाने में इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इज दैट क्लियर? और ये अपने आप को खूटिया पटेल कहलाना भी पसंद करते हैं। आपको पता है पटेल वर्ड जो है वो सामाजिक रूप से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने ही लगाया जाता है। तो अपने आप को पटेल कहलवाना जो है वो हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्तर को ऊंचा दिखवाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कि भाई इनका सोशल स्टेटस बहुत ऊपर है, ये अपने आप को खूटिया पटेल कहलवाना भी
पसंद करते हैं। इसके अलावा भीलों के छोटे भाई कहलाना भी अपने आप को पसंद करते हैं दोस्तों। सहारिया के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि सहारिया ट्राइब्स मध्य प्रदेश में कहां कहां पाई जाती है, तो ढेरों चर्चा हो चुकी है। हमारा जो नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट है, ये मुख्यतः सहारिया ट्राइब्स वहां पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सहारिया की सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? श्योपुर। ध्यान रखिएगा, श्योपुर जो है वो सहारियाओं की सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। इसके बाद दोस्तों सहारियाओं के गांव को सहराना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सहारियाओं के गांव को सहराना करते हैं, ये फैक्ट भी आप सब याद रखिएगा। इनकी कुछ विशेष सब ट्राइब्स हैं जिन्हें संवर, सतर और सौर कहते हैं। देखिए इसे याद करना बड़ा आसान है। सहरिया में भी सा है और यहां पर भी सा है तो सवार हो गया, और उसी तरह सहरिया में भी SA है, यहां पर सतर है, ओके, और यहां पर भी सौर है, ओके। तो याद रखिएगा सहारिया, स्पेलिंग से जरा याद रखिएगा, सहारिया SA है, SA, राइट, SA। तो ऑप्शन में सवार, सतर और सौर जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि राइट ये सहारिया की सब ट्राइब्स है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके जो डांसेस हैं, ये 3 डांसेस बड़े फेमस हैं भाई, बड़े फेमस डांस हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला दुलदुल घोड़ी डांस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद लहंगी डांस भी बहुत ज्यादा फेमस है और रागिनी डांस भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागिनी, ये 3 डांसेस हैं। दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागिनी, ये 3 डांसेस हैं जो उनके बहुत ही फेमस डांस है दोस्तों। इनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है लंगूरिया, ओके। लंगूरिया नृत्य एक सॉन्ग है जो इनका बहुत मोस्ट फेमस सॉन्ग है, मोस्ट फेमस जो है वो सॉन्ग है। इज दैट क्लियर? मोस्ट फेमस सॉन्ग है, ये आप सब याद रखिएगा, लंगूरिया। इसके अलावा 3 और सॉन्ग है, जेवनार, गोथ और लीला। जेवनार, गोथ और लीला जो है ये 3 और इनके फेवरेट सॉन्ग है। लंगूरिया सबसे महत्वपूर्ण नृत्य, मेरा विशेष आपको संबोधन है कि आप लंगूरिया को सबसे महत्वपूर्ण गीत के रूप में याद रखें सहरियाओं के। इसके अलावा 3 और गीत हैं, जेवनार, गोठ और लीला। जेवनार, गोठ और लीला ये इनके महत्वपूर्ण फोक सॉन्ग्स हैं, ट्राइबल सॉन्ग्स हैं। इनके इकोनॉमिक लाइफ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली दोस्तों ये लेबरर्स हैं, ज्यादातर गरीब हैं, PVTGs पे शामिल हैं, तो ज्यादातर ये मजदूरी का काम करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसा कि हर जनजातीय समूह फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर अपना गुजर बसर करता है। इसके अलावा ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी करते हैं। इज दैट क्लियर? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी करते हैं दोस्तों। इनका जो म्यूजियम है, सहारिया समुदाय का जो म्यूजियम है वो श्योपुर में है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा सहारिया समुदाय को समर्पित एक कम्युनिटी रेडियो सेंटर बनाया गया है, वो भी श्योपुर में है। तो म्यूजियम भी श्योपुर में है और सहारिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर को भी श्योपुर में बनाया गया है। ये एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं, इसे मंदारिया कहा जाता है। सहारिया, मंदारिया दोस्तों, ये बड़ा ही एकदम मैच कर रहा है, सहारिया और मंदारिया। दोस्तों इसे आप मैंडेरिन ना समझ लीजिएगा जो चाइना में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा, एक मैंडेरिन भाषा है जो चाइना में बोली जाती है, इसे ये समझने की भूल मत करिएगा। तो दोस्तों मंदारिया जो है ये सहारियाओं की भाषा है। आप देख सकते हैं आखिरी में राइम कर रहा है, सहारिया, मंदारिया, ओके। इसके अलावा दोस्तों बुक ऑफ सहारिया, सहारियाओं पर लिखी एक किताब TB नायक जी ने लिखी है। किसने लिखी है? TB नायक जी ने लिखी है। ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सहारिया के बारे में एक और फैक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड और परीक्षा उपयोगी है वो ये कि सहारिया का जो मेंशन है वो आईने अकबरी में जो अबुल फजल जी ने लिखा था, राइट, अबुल फजल जी ने के द्वारा रचित आईने अकबरी में भी सहारिया ट्राइब्स का या सहारिया जनजातियों का उल्लेख या वर्णन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? सहारियाओं के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है नाहर देव। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा बिकॉज नाहर देव एक ऐसे देवता हैं जो अभी तक किसी भी ट्राइब में फिगर नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं ठाकुर देव लगभग हर जगह फिगर किए हैं लेकिन नाहर देव फिगर नहीं किए हैं। तो नाहर जो है वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डाइटी ऑफ सहारिया है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डाइटी ऑफ सहारिया। आप देख सकते हैं नाहर में हर है और सहारिया में भी हर है, तो ऐसे में आप इसे रिलेट कर सकते
सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक भैरव देव की भी पूजा की जाती है। इनफर्टाइल वुमेन्स जो हैं, इनफर्टाइल वुमेन्स यानी हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो भैरव देव की पूजा करती हैं ताकि वो संतान उत्पत्ति कर सके। तो भैरव देव भी यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों नाहर देव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेला, ये गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेजाजी, क्योंकि तेजाजी के नाम पर एक मेला जो है वो गुना ग्वालियर वाले इलाके में भी लगता है। तेजाजी के बारे में दोस्तों हम बात करें तो तेजाजी जो है, राइट, तेजाजी सहारिया जो है वो तेजाजी के प्रति एक गहरा सम्मान रखते हैं और इनकी स्मृति में गुना ग्वालियर क्षेत्र में एक मेले का आयोजन करते हैं। आपने कला और संस्कृति में दोस्तों पढ़ा होगा कि तेजाजी का जो मेला है वो गुना और ग्वालियर में लगाया जाता है। दोस्तों गुना और ग्वालियर में लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप नाहर जी देव को याद रखिए और तेजाजी को भी याद रखिएगा। नाहर और तेजाजी ये दो बड़े महत्वपूर्ण गॉड्स हैं। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों अब हम इनके मैरिजेस के बारे में बात करें। इनके कुछ मैरिजेस के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सतर मैरिज, सतर विवाह। ओके, सबसे पहला है इनका सतर विवाह, जो ये एक प्रकार का ऐसा विवाह है जो पंचायत की देखरेख में हुआ है। दूसरा है सगाई विवाह, ये एक प्रकार का अरेंज मैरिज है, जो अरेंज मैरिज मतलब परिवार की पूरी जो है कंसेंट से ये मैरिज हुआ है। इसके बाद झगड़ा विवाह जो है ये विमेन री मैरिज है, महिला पुनर्विवाह। और खेका मैरिज है, ये विडो री मैरिज है। ध्यान रखिएगा, झगड़ा विवाह विमेन री मैरिज, ओके, झगड़ा विवाह विमेन री मैरिज, और खेका विवाह जो है ये विडो री मैरिज है, विडो री मैरिज। इज दैट क्लियर? खेका विवाह आप देख सकते हैं, झगड़ा विवाह वुमेन री मैरिज और खेका विवाह जो है वो विडो री मैरिज है। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? खेका विवाह याद रखिएगा, इन दोनों को विशेष रूप से याद रखिएगा, खेका विवाह और झगड़ा विवाह, क्योंकि दोनों जगह री मैरिज हो रहा है। एक जगह विमेन री मैरिज है और एक जगह विडो मैरिज है या विडो री मैरिज है, आप जिसे कह सकते हैं। ओके, यहां पर दोस्तों यहां पर भी एक अलग प्रकार का अपहरण विवाह होता है जिसे झाड़ फेरा कहते हैं। अपहरण विवाह का नाम अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिल रहा है। भीलों में इसे पिसातुर विवाह कहते थे, याद करिए। भीलों में, गोंडों में कहां कहते थे, याद करिए, अपहरण विवाह। अब यहां पर जो अपहरण विवाह है यानी मैरिज बाय एब्डक्शन जो है उसे झाड़ फेरा कहते हैं, झाड़ फेरा विवाह, यहां पर इसे अपहरण विवाह कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक सिलबारी का मेला जो है, सिलबारी, ओके, सिलबारी का मेला, ये एक मेला है, ध्यान रखिएगा, सिलबारी फेयर। सिलबारी फेयर जो है ये महर्षि वाल्मीकि की स्मृति में कोटा जिले में लगता है और यहां ये हमारे सहरिया जनजाति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो सिलबारी या सीलाबारी जो है ये आप सब याद रखिएगा, सीलाबारी का मेला का संबंध किससे है? तो हमारे सहारिया जनजाति से है। झाड़ फेरा, अपहरण विवाह, खेका विवाह जो है आप देख सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह, झगड़ा विवाह, महिला पुनर्विवाह, आप देख सकते हैं जो महिलाएं थोड़ा झगड़ा करती हैं उनका पुनर्विवाह करा दीजिए। ओके, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, झगड़ा विवाह, खेका विवाह। और उसके बाद सगाई मैरिज आप देख सकते हैं, भाई सगाई वगाई अरेंज मैरिज में ही होती है। ओके, लव मैरिज में कोई सगाई वगाई कल्चर नहीं होता, सीधे शादी होती है। तो सगाई याद करिए भाई, पहले सगाई हो रही है, फिर अलग अलग सीधे सीधे स्टेप में आगे बढ़ रहा है। भाई अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत अच्छा है, 5-6 महीने की एक प्रक्रिया है, राइट, 5-6 महीने की प्रक्रिया है। आप विवाह मूवी देख लीजिए, वो अरेंज मैरिज का है, दो अनजाने अजनबी, आपने सुना होगा। सगाई मैरिज दोस्तों एक प्रकार की अरेंज मैरिज है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सगाई विवाह। और सतर विवाह जो है ये पंचायत के सुपरविजन में कराई गई शादी है, सतर विवाह। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं मित्रों। अब आते हैं भारिया ट्राइब्स पर, भारिया ट्राइब्स पर। मध्य प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति, आपको पता है भारिया भी हमारी पीवीटीजीज में शामिल है और भारिया पाई जाती है छिंदवाड़ा के पातालकोट में। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया ट्राइब सबसे ज्यादा पाई जाती है, पातालकोट में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें छिंदवाड़ा पातालकोट में, ये जबलपुर में पाई जाती हैं। इसके अलावा इनकी कुछ उप जनजातियां हैं जिसे भूमिया, भूहर और
पांडो कहते हैं। इज दैट क्लियर? भूमिया, भूहर और पांडो इनकी 3 उपजनजातियां हैं। उपजनजातियां हैं ये 3। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति, ये अपने आप को गोंडों को ये अपना बड़ा भाई मानते हैं। डेफिनेटली आप सबको पता है ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में रह रही हैं और गोंडों की एक बहुत बड़ी आबादी छिंदवाड़ा जिले में रहती है। करीब करीब 6,20,000 की आबादी जो है वो छिंदवाड़ा जिले में गोंडों की रहती है। तो गोंड चूंकि वहां का एक मेन ट्राइबल ग्रुप है छिंदवाड़ा जिले का, और भारिया वहां की एक ऐसी ट्राइब है जो पीवीटीजीज में शामिल है, तो गोंडों को ये अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इनकी 3 उपजनजातियां हैं जिसे भूमिया, भूहर और पांडो कहते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। रेसिडेंशियल एरिया के अगर हम बात करें तो इनके निवास स्थान को ढाना कहा जाता है। ढाना एक्चुअली में राइट, पातालकोट आपको पता है काफी जो है वो जमीन से काफी नीचे है, तो ढलान पर ये लोग थोड़ा रहते हैं, इसलिए ढाना कहा जाता है। दोस्तों इनके डांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, भड़म और सितम। ओके, भड़म और सितम वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भड़म और सितम दोस्तों ये इनके 2 डांसेस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, भड़म और सितम। इनके भाषा के बारे में बात करें तो भारिया से बना भारनोती, ये याद करना काफी आसान है। ओके, भारिया से बना भारनोती। अच्छा, भड़म और सितम भी याद करना जरूरी है। आप देखिए एक तरफ भारिया लिखा हुआ है, भारिया, इनके डांसेस क्या हैं? भड़म। ओके, BHA भरम। ओके, भरम है। ओके, मैं फिर से लिख देता हूं। वेट, जरा आप ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले भारिया है और आप देखिए भरम, ऐसे याद करिए, भारिया, भरम इनका डांस हो गया, और भरम याद हो गया तो इससे मिलता जुलता सितम है। ओके, सितम भरम से राइम करता हो सितम है। तो ये दोनों इनके फोक डांसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। और लैंग्वेज के बारे में बात करें दोस्तों तो भारनोती जो है ये इनकी मेन लैंग्वेज है, भारनोती। इज दैट क्लियर? ये एक विशेष प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं जिसे पाडू कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की स्थानांतरित खेती करते हैं जिसे पाडू कहा जाता है। दोस्तों बैगाओं के द्वारा की जाने वाली मैं कल शायद आपको बताना भूल गया था, बैगाओं के द्वारा की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दाहिया कहा जाता है। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दाहिया कहा जाता है। दोस्तों आपको याद होगा भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती को चिमाता कहा जाता है। ओके, बैगाओं के द्वारा जो की जाती है उसे दाहिया कहा जाता है। और अब आप देख सकते हैं इनके द्वारा यानी भारियाओं के द्वारा भी एक विशेष प्रकार का शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, उसे पाडू कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इनफैक्ट आता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन कौन सी ट्राइब करती है। चिमाता राइट, ये एक विशेष प्रकार की खेती करते हैं, इसे भील करते हैं। दाहिया बैगा, और पाडू जो है ये भारिया करते हैं। इज दैट क्लियर? इनके जो एंसेस्टर हैं दोस्तों वो कर्णदेव हैं। कर्णदेव दोस्तों कलचुरी वंश के एक बड़े राजा हुआ करते थे, राजा कर्णदेव। ओके, ये इनके एंसेस्टर माने जाते हैं। दोस्तों इनका एक कल्चरल यूथ हाउस है जिसे रंग भंग कहा जाता है। दोस्तों गोंडों का जो कल्चरल यूथ हाउस था उसे घोटुल कहा जाता था, उसी प्रकार इनका भी एक कल्चरल यूथ हाउस है जिसे रंग भंग कहा जाता है। ये कर्णदेव को, जो कि एक कलचुरी राजा थे, जबलपुर के कलचुरी वंश के राजा थे, त्रिपुरी आपको पता है वहां पर कलचुरी वंश रूल किया करता था, उसके राजा थे, ये उनको अपना एंसेस्टर मानते हैं। ज्यादातर ये हिंदू धर्म को मानते हैं और ये साज वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करते हैं, साज वृक्ष की। और इज दैट क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। इनकी फेवरेट डाइटी, ये याद रखिएगा, सिर्फ एक फेवरेट डाइटी, किताबों में बहुत सारी लिखी हुई है लेकिन हमने सिर्फ आपके लिए एक लाया है आपकी सुविधा के लिए। दोस्तों ट्राइब्स के लिए हमने बहुत अच्छा व्यवस्था ये किया है कि हमने सिलेबस को बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है। कॉम्पैक्ट इसलिए कर दिया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं पढ़ाना चाहते थे, हम थोड़ा टैक्टिकल सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं। टैक्टिकल मतलब एक होता है गधा मजदूरी करो सब कुछ पढ़ डालो, भाई नया नया ऐड हुआ है, 2 तरीके हैं। ओके, या तो आप एकदम सब कुछ पढ़ डालो, कुछ पता ही नहीं है सब कुछ पढ़ डालो, और दूसरा यह है कि ऐसा पढ़ो कि आपको मिनिमम डैमेज करे। ठीक,
You cannot go for kill in this topic. You cannot go for a kill in this topic because there might be some aberrations. There might be some out of blue questions that may erupt in the examination. So the only tactical way to prepare this topic is to minimize your possible damage, minimize your potential damage. 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन में से अगर 7 बन गए, हमसे 6-7 बन गए, हमें एक कॉम्पैक्ट सिलेबस पढ़ के 3 नहीं बने, 3 में तुक्का मारेंगे, उनमें से एक हाथ सही हो गया तो 10 में से 8 एक बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, 10 में से 7 एक बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये टॉपिक हमें मिनिमम डैमेज पहुंचाए, हमें इसका फिक्र करना चाहिए बिकॉज ये टॉपिक नया टॉपिक जुड़ा है। वी कैन नॉट गो फॉर अ रैम्पेज इन दिस टॉपिक। आपको रैम्पेज पे जाना है, किल पे जाना है तो एमपी ज्योग्राफी में जाइए, आर्ट एंड कल्चर में जाइए, एमपी हिस्ट्री में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी में जाइए। इज दैट क्लियर? इंडियन ज्योग्राफी में जाइए, एमपी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ढेरों टॉपिक है जहां पर आप जो है वो किल, यू कैन गो फॉर अ किल, राइट। बट यहां पर इस टॉपिक, ये टॉपिक आप पर आक्रमण करेगा और आक्रमण में सिर्फ आपको डिफेंसिव मोड में से निकाल देना है। तो मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराई है, विशेषकर इस साल के लिए, हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर अपनी अप्रोच बदलूं, लेकिन मैंने मेरे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन इस चीज के लिए कराई है कि मैक्सिमम, राइट, वो अपने डैमेज को इस टॉपिक से मिनिमाइज कर सके। और दूसरी चीज कि वो इस टॉपिक में इतना समय ना देते, नए टॉपिक के नाम पर इस टॉपिक में इतना समय ना दे दे कि बाकी सब कुछ रह जाए, बाकी कुछ बचे ही ना। तो टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए सिलेबस को हमने थोड़ा कॉम्पैक्ट रखा है मार्केट से, अपने जुडिशियस माइंड का यूज करते हुए, जुडिशियस और साइंटिफिक माइंड का यूज करते हुए, अपने सीनियर्स की देखरेख में, विशेषकर अपूर सर की। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों। फेवरेट डाइटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, इनके फेवरेट डाइटी जो है वो लॉर्ड भीमसेन जी हैं, एग्रीकल्चरल गॉड है। ध्यान रखिएगा, इनके कृषि देवता हैं भगवान भीमसेन जी। ओके, गुनिया जो है, यहां पर गुनिया भी एक व्यक्ति है इनके समाज में माना जाता है, जिसे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही जानकार व्यक्ति होता है, उसे गुनिया कहा जाता है। तो लॉर्ड भीमसेन जो है इनके एग्रीकल्चरल गॉड माने जाते हैं और इसे कृषि देवता भी कहा जाता है। गुनिया जो है वो जड़ी बूटी के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकार व्यक्ति है। दोस्तों, पातालकोट के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मध्य प्रदेश इज नोन एज हेवन ऑफ हर्ब्स। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान जड़ी बूटियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? आंसर है पातालकोट। जी हां, ये वही पातालकोट है जहां पर आपकी भारिया टाइप्स जो है वो निवास करती हैं। और ऐसे में भारियाओं को दोस्तों जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, और वह व्यक्ति भारिया समुदाय में जिसे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी है, उसे गुनिया कहा जाता है। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों हम देखिए क्वेश्चन कहां से निकाला हमने। यह क्वेश्चन एग्जाम में किसी आ चुका है कि हेवन ऑफ हर्ब्स किसे कहा जाता है। अब हेवन ऑफ हर्ब्स पर जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि भाई ये जड़ी बूटियों का स्वर्ग है। अब जड़ी बूटियों का स्वर्ग है, इसका मतलब भारिया जनजाति जड़ी बूटियों के बारे में जानकार जनजाति है, और जड़ी बूटियों में जानकार जनजाति है तो सबसे ज्यादा जानकार उनमें कौन है? तो उन्हें गुनिया कहा जाता है। इस प्रकार हमने अपना एक साइंटिफिक माइंड जो है वो अप्लाई किया है दोस्तों इस पूरे के पूरे टॉपिक में। ओके, इसके अलावा दोस्तों मंगनी विवाह जो है, यहां पर एक विशेष प्रकार का विवाह फॉलो किया जाता है जिसे प्रस्ताव विवाह कहा जाता है। दोस्तों पीवीटीजीस के संस्कृति के बारे में ज्यादा हमको नहीं जानना। पीवीटीजीस के संस्कृति ऑलरेडी बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी है, तभी तो वो पीवीटीजीस में है। ओके, जो कल्चरल रिचनेस, जो कल्चरल साउंडनेस आपको भील्स में दिखेगी, गोंड्स में दिखेगी, वो आपको याकोल्स में भी कुछ हद तक दिखेगी, वो आपको बैगा, भारिया और सहारिया में नहीं दिखेगी। भाई इनके कल्चर पर थोड़ा सा खत्म होने का खतरा है, शायद इसीलिए तो ये जनजातियां पीवीटीजीस में आती हैं, पीवीटीजीस में आती है। तो पीवीटीजीस के कल्चरल एस्पेक्ट पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। डोंट डिग डीप इनटू द कल्चर ऑफ पीवीटीजीस। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम आगे चले दोस्तों तो पातालकोट का जो शेप है वो हॉर्स शू का है, यानी घोड़े की नाल का आकार का है। पातालकोट में एक विशेष प्रकार की नदी बहती है, उसे दूधनी नदी कहते हैं, और इसे दूधी नदी को कहते हैं। ये पातालकोट की जीवन रेखा है, और इसी दूधी नदी के आर पार जो है वो भारिया ट्राइब्स जो है वो निवास करती है। इसको ज्ञानी रिवर भी कहा जाता है। तो दूधी रिवर या ज्ञानी रिवर के आसपास का लोकेशन जो है दोस्तों, आसपास का लोकेशन जो है वो भारिया ट्राइब से संबंधित है।
इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पातालकोट में राजा कोह नाम की एक जगह है जो राजा जी भोसले के नाम पर है और ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। दोस्तों पातालकोट से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए। आई होप इट्स क्लियर। अब आपकी शायद मुझे दोस्तों एक जनजाति बची हुई है और वो है कोरकू जनजाति। कुछ जनजातियां बची हुई हैं। अरे अभी खत्म नहीं हो, कल मोस्ट प्रोबेबली हम कल्चरल एस्पेक्ट को दोस्तों खत्म कर देंगे। ओके, आज हमने ढेर सारी ट्राइब्स की, आज हमने सिलेबस को थोड़ा स्पीड अप भी किया, थोड़ा हमने तेज पढ़ा ताकि हम सिलेबस की गति को थोड़ा एक्सीलरेट कर सके। आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कल प्रोबेबली हम ट्राइबल कल्चर, जो कि इस टॉपिक का सबसे बड़ा पार्ट है, वो फिनिश कर देंगे और परसों से एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं सेम टाइम प्राइम टाइम।